जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ए पार्ट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का थर्ड लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गॉस लॉ या गॉस थ्योरम एंड उसके एप्लीकेशंस का पार्ट वी आर गोइंग टू कवर। सो लेट अस स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या पढ़ना हमें? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो 12 सीबीएसई का पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट दैट आई विल से कि गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले एक टर्म सीखेंगे हम लोग, दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स अगर वर्ड आता है ना हमारे दिमाग में, तो What do you mean by flux? पहले हम लोग इसके बारे में सोच लें कि फ्लक्स क्या होता है। अगर सपोज एक पानी का बॉटल है विच इज फिल्ड विद वाटर एंड उसमें हम एक पेन लेके जस्ट वी मेक अ होल इनसाइड दैट वन, सो व्हाट विल बी ऑब्जर्वेशन? उस बॉटल में से जहां हमने पेन को प्रिक किया उस पार्ट से वाटर का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो वी यूज द वर्ड दैट इज द इफ्लक्स ऑफ वाटर। अंडरस्टूड? तो एक अच्छा, हमने ये पेन उसके अंदर एक प्रिक किया, होल किया, तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उतने का एरिया हो गया एंड थ्रू दैट एरिया वाटर इज फ्लोइंग, सो दैट इज द फ्लक्स ऑफ वाटर या ई फ्लक्स ऑफ वाटर। दोनों टर्म्स हम यूज करते हैं। तो एक माइंड में हम लोग ये एग्जाम्पल बिठा लेंगे कि अगर किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कोई भी चीज पास कर रहा है तो उसका फ्लक्स हो गया। अभी एक और एग्जांपल ले लें कि जो झाड़ू होता है ना, ब्रूम स्टिक वाला, तो ब्रूम स्टिक वाला जो ब्रूम है उसको अगर हमने ऐसे हाथ में पकड़ा तो ब्रूम स्टिक्स विल कम आउट थ्रू दिस वन। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया और जितना ब्रूम स्टिक्स are passing through this cross sectional area that will be called झाड़ू का फ्लक्स या ब्रूम का फ्लक्स। तो सिंपली आई विल से नंबर ऑफ broomsticks passing normally through the given cross sectional area that is called झाड़ू का फ्लक्स या ब्रूम का फ्लक्स। तो इन जनरल फ्लक्स का मीनिंग समझ में आया। अगर हम यहां बात करें कि हमने एक ऐसा कोई कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में हमने क्या रखा? हमने रखा कोई एक चार्ज। आई विल टेक दैट चार्ज एज प्लस क्यू, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है बेसिक पार्ट की, फिर से बात करो कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू ओरिजिनेट और नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग टू बी टर्मिनेट। ये बेसिक हमने पढ़ा हुआ। तो वही बेसिक यहाँ के लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो डेफिनेटली यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगे। कैसे? नॉर्मली टू द गिवन सरफेस। ठीक है, तो यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, राइट? तो ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका जो भी एरिया है, इस एरिया को हम ds रिप्रेजेंट कर दे या da रिप्रेजेंट कर दे या सिंपली a रिप्रेजेंट कर दे। a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये डिफरेंट डिफरेंट नोटेशंस आपको मिलेंगे। अब इसमें से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं, दोज ऑल द number of electric field lines passing normally through the given cross sectional area is called electric flux। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका फ्लक्स 6 है अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो। So in general, how we will define the term electric flux? It is the number of electric field lines passing normally through the given cross sectional area is called electric flux। अच्छा, सेम वे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जो मैग्नेटिज्म में आप लोग पढ़ोगे या पढ़ा होगा। अगर ये बार मैग्नेट है विद द नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी और
यहाँ हमने कोई एक कॉइल रख दिया एंड थ्रू दिस कॉइल आई विल टेक एट दिस प्लेस, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन DA है या DS है या A है, और यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होती हैं विद द नॉर्थ पोलैरिटी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन गया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से पास हो रही है, दैट इज 1 2 3 4 5। तो इसका फ्लक्स कितना हो गया? 5। So how we will define the term magnetic flux? It is number of magnetic field lines passing normally, means perpendicularly to the given cross sectional area. इस given cross sectional area में से ये normally pass हो रही है। तो this is the definition of magnetic flux। तो in general flux का मीनिंग समझा कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितना कोई भी टर्म पास होगा वो उसका फ्लक्स होगा। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो हमें तो इसमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल पार्ट हो गया इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम डिफाइन तो कर चुके कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे लिखा है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो भी कैसे? नॉर्मली और परपेंडिकुलरली, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर phi, and electric flux is given as E डॉट ds। यहाँ ds हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसको हम लोग A ले लिया है, या फिर इसको हम ds ले लें, और यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ये इसका फ्लक्स हो गया। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो इसका फ्लक्स कितना हो गया? 4। तो सिंपली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज E डॉट ds, राइट? E डॉट ds, और हमें पता है व्हाट इज A डॉट B, इट इज AB cos थीटा, सो इट विल बी E ds cos थीटा। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब यहां से हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जैसा भी हो। एंड यहां आप नोटेशन देख रहे होंगे, तो इट इज इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज पाथ, बिकॉज ये क्लोज पाथ के लिए ही अप्लीकेबल होता है, राइट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं गॉस थ्योरम, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज पाथ। वो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को इतना पार्ट क्लियर हो गया कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज द total number of electric field lines passing normally through the given cross sectional area, that is electric flux। तो फार्मूला इज दिस वन। और यूनिट चाहिए तो यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, और ds that is the area। तो if we wish to write unit of electric flux, that is phi, is unit of electric field क्या है? न्यूटन पर कूलम है, into ds that is area, that's unit is meter square। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, तो फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। कूलम चार्ज है, आपको पता है Q इज इक्वल्स टू IT होता है, तो इसका हो जाएगा एम्पियर और इसका सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड, राइट? अब कुछ टर्म्स यहाँ पे हम देख लें तो यूनिट, एकदम बेसिक यूनिट अगर लिखना चाहें, अनदर वे दिस इज द यूनिट, दिस इज द यूनिट, हम यहाँ पे भी लिख के छोड़ सकते हैं। और इसको अगर डायमेंशन हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फर्दर हमें ये पार्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज किलोग्राम, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर बिकम्स मीटर क्यूब, पर सेकेंड क्यूब
ये सेकंड ऊपर गया ना, तो पावर एक माइनस हो गया, एंड पर एम्पियर इट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब अगर हमें यहां से इसका डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो हाउ विल फाइंड आउट द डायमेंशन? तो डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट विल बी, क्या होगा, एम, या जैसा भी हम लोग लिखते हैं, यस, एम एल टी, एंड करंट के लिए आई, राइट, करंट के लिए क्या है, आई। तो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, इसका पावर 1 है, तो मास का पावर 1। मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ लेंथ, दैट्स पावर इज 3, तो यहाँ 3 आ गया। टाइम का पावर इज -3, एंड पर एम्पियर है, तो आई का पावर इज -1। सो दिस इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इंपॉर्टेंट क्या था इस पार्ट के लिए, कि अगर हमें सबसे पहले इसका कंसेप्चुअल पार्ट समझना होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पार्ट इज सो क्लियर टू यू पीपल, कंसेप्चुअली आपने समझा होगा। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो दिस इज द पार्ट, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अनदर वे इसका जो पीडीएफ है वो आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया रहेगा, इसका लिंक जो है, तो फ्रॉम देयर यू पीपल कैन डाउनलोड, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द गॉस लॉ। गॉस लॉ या गॉस थियरम समटाइम्स वी से, इसको हम गॉस लॉ या गॉस थियरम भी बोलते हैं, तो दोनों आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सबसे जरूरी है कि इसका स्टेटमेंट क्या है, गॉस थियरम का जो है स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट है इसका, हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। स्टेटमेंट एक ही है, बट दो तरह से हम स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं, कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहां मैंने दोनों लिख दिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज फाई इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द क्यू नेट, क्या है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, आई वाज टेल यू ऑलरेडी, कि Gauss theorem is applicable for the closed surface. It is not applicable for the open surface. It is applicable only for the closed surface या closed path. So remember it. तो electric flux basically क्या है? Electric flux is Q by epsilon naught. Q is the Q net, Q charge by epsilon naught. दिस इज द स्टेटमेंट, और इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इट इज ई डॉट डी एस, बट कहाँ के लिए, इट इज अप्लीकेबल फॉर द क्लोज पाथ। तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ, वी विल से इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ ई डॉट डी एस, ये भी हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टर्म है, राइट। ई डॉट डी एस तो है ही, तो it is, since it is applicable for the closed path, इसलिए इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ मीनिंग है इसका। इसको हम पढ़ते कैसे हैं, इंटीग्रेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ an electric field over area ds is equals to 1/ε0 times of the total charge enclosed by that surface। q net लिखा हुआ है या q equivalent लिखा हुआ है, राइट। तो यही जो लिखा है इसी को हमने एज अ स्टेटमेंट लिखा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हम दो तरह से बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये वाला स्टेटमेंट जो यहाँ पे लिखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स is equals to 1/ε0 for an enclosed surface, enclosed path. Electric flux is equals to 1/ε0 times of the total charge enclosed by that surface। आपको किसी किसी बुक में थोड़ा एलोबोरेटिव वे जो है इसका स्टेटमेंट मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बी डिफाइंड एज लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ of an electric field over area ds is equals to 1/ε0 times of the total charge enclosed by that surface। So this is the statement। already हमने statement और formula दोनों लिखा हुआ है। तो I hope this part is so clear to
यू एंड अब हम इसके प्रूफ के बारे में बात करेंगे, राइट? तो स्टेटमेंट ऑलरेडी है एंड वी हैव रिटन द स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन पार्ट में। अब हम प्रूफ की बात करें तो गॉस थ्योरम क्या है? इट इज अप्लीकेबल फॉर द क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड सरफेस। ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अपने दिमाग में बिठा के रखना है। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ओरिजिनेट होगी बाहर की तरफ ना, राइट? तो हम एक क्लोज पाथ इसके अराउंड एज्यूम कर लेते हैं एंड दैट क्लोज पाथ इज कॉल्ड, उस क्लोज पाथ को हम लोग टर्म को नाम दे देते हैं, दैट इज गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? दैट इज गॉसियन सरफेस। तो यहां हम इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? गॉसियन सरफेस। दिस इज गॉसियन सरफेस। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ओके, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। तो ये क्लोज्ड लूप हो गया या क्लोज पाथ हो गया गॉसियन सरफेस का। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये पार्ट हमें हमेशा एज्यूम करना पड़ेगा। क्या बताया हमने? गॉस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड पाथ या क्लोज सरफेस। तो कहीं भी अगर हमने ये चार्ज प्लस क्यू ले लिया तो इस चार्ज के अराउंड हमें एक क्लोज पाथ चूज करना पड़ेगा। दैट क्लोज पाथ इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो हमें एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? गॉसियन सरफेस। इसको हम क्या नाम देंगे? गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस पे ये जो है ना, मैं आपको एल्गोरिदम बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, यही आगे एप्लीकेशन में भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा कि हमें क्या क्या लेना है। हमें जो भी चार्ज या जो भी बॉडी दिया है उसके अराउंड हमें एक क्लोज पाथ चूज करना पड़ेगा जिसका नाम क्या हम लोग देंगे? गॉसियन सरफेस, राइट? अब इस गॉसियन सरफेस पे अच्छा हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस क्यू से बाहर ओरिजिनेट हो रहा है, राइट? और इस गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग चूज करेंगे जिसका नाम होगा गॉसियन एलिमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस। क्या नाम देंगे? एलिमेंट, मैं ये टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा, एलिमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, राइट? तो ये पढ़ने में भी आपको आसान रहेगा अगर टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो जाता है। तो ये जो गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम किया उसका छोटा सा एलिमेंट लिया है, छोटा सा पार्ट लिया है, और इसका एरिया जो है हम लोग क्या लेने वाले हैं? ds लेने वाले हैं। और ऑफ कोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया के कैसे जा रहा है? इट इज इन द सेम डायरेक्शन, मतलब ये इसका डायरेक्शन इस चार्ज से और एरिया का डायरेक्शन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। तो थीटा कितना होने वाला है? 0। बट इस केस के लिए हम लोग फिलहाल थीटा लेने वाले हैं, राइट? तो ये एल्गोरिदम है। अब आगे इसके ये जो फार्मूला है वो हम लोग अप्लाई करेंगे, एलएचएस लेंगे, फिर देखेंगे आरएचएस हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली मिलने वाला है, राइट? तो हमारा जो है ओवरऑल ये कंसेप्चुअल पार्ट, कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, राइट? तो कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो एवरीथिंग विल बी इजी फॉर अस। सो ओके, यही सेम चीज हमने यहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? एट दिस प्लेस वी हैव एक्सप्लेन कि हमने क्या लिया है? एक चार्ज प्लस क्यू लिया है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ओरिजिनेटिंग, और इसके अराउंड हमने विद रेडियस आर एक क्या ले लिया? गॉसियन सरफेस ले लिया। ये हमारा गॉसियन सरफेस है। यहाँ लिखने की जरूरत तो फिलहाल नहीं लगती, गॉसियन सरफेस, राइट? गॉसियन सरफेस। और इस गॉसियन सरफेस पे हमने छोटा सा एलिमेंट लिया है जिसका एरिया क्या है? ds है। ये एरिया इसका क्या है? दिस एरिया हैव ds, ds एज द एरिया।
ये एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस है। तो एज वी कैन सी ये पार्ट है हमारे पास इतना। हर एक डेरिवेशन में, वो चाहे एप्लीकेशन होगा गॉस थ्योरम का, तो भी यही एल्गोरिदम हमें फॉलो करना है। अब आगे हम लोग देखें एलएचएस पार्ट। एलएचएस, अच्छा, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आई विल राइट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ऑलरेडी हमने फॉर्मूला लिखा है गॉस थ्योरम का, तो दैट आई विल से कि phi electric flux is equals to integration over closed path of E dot ds is equals to Q by epsilon naught। अगर हमने ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे टोटल चार्ज सिर्फ Q है, अगर Q1 Q2 ऐसे होता तो यहाँ पे हम समेशन यूज कर लेते, सम ऑफ ऑल द चार्जेस। दैट आल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड, राइट। सो अब हम एलएचएस वाला पार्ट लेके चलते, ये तो हमारा स्टेटमेंट वाला पार्ट हो गया। अब एलएचएस वाला पार्ट लेके चले हम लोग, तो एलएचएस वाला पार्ट, इन दिस वन वी विल से इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई डॉट डी एस विच इज इक्वल्स टू, यही हमारा फाई भी है तो फाई मैं नहीं लिखता हूं यहाँ पे, विच इज इक्वल्स टू व्हाट इज ए डॉट बी, दैट इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ई डी एस कॉस थीटा, राइट। ई डी एस कॉस थीटा हो गया। हालांकि यहाँ पे थीटा हमारा 0 है, हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, तो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, राइट। ई डी एस कॉस थीटा, तो इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या चाहिए, हमें ये प्रूफ करना है कि इट इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट डिस्टेंस आर, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, राइट। तो यहाँ पे हमें चाहिए तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डाल दें, और cos थीटा यहाँ पे क्या हुआ, हमने ऑलरेडी बताया कि E एंड ds बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। सो cos 0 1 होता है, सिंस थीटा इज 0 एंड cos 0 इज 1। एक्चुअली हमारे पास दो मेथड है, हम इस मेथड से भी कर सकते हैं और थीटा रहने भी दें तो भी हो सकता है। तो E हम बाहर ले लें, या ठीक है, E इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ ds हो गया, एंड E जो है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r square, because at distance r we are taking that surface, into इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ ds। अब जरा देखिए, ये ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पूरा ds का इंटीग्रेशन होगा, जिसका हमने क्या लिया है, गॉसियन सरफेस को, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है ना, चार्ज के राउंड चारों तरफ रहने वाला है, चार्ज के चारों तरफ रहने वाला है, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है ये। अब हम इस पार्ट को इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या है, स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ ds वी कैन राइट 4 पाई आर स्क्वायर, तो ओवरऑल हमें मिल जाएगा दिस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या है, रीजन यहाँ पे मैंने दे दिया है, स्फेरिकल पार्ट का, स्फीयर का सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, सो 4 पाई आर स्क्वायर। तो एज यू कैन सी ये 4 पाई आर स्क्वायर गेट कैंसल, तो बचा क्या, Q बाई एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल्स टू RHS। ये हमारा RHS पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, LHS से हमने स्टार्ट किया था एंड दैट वी गेट RHS। तो ये प्रॉपर अप्रोच है इसके डेरिवेशन के लिए। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा है, अगर लिखना रहेगा तो मैं एक बार बोलता हूँ, सेम वे यू पीपल कैन राइट, कंसीडर अ चार्ज प्लस Q and around the charge at distance r consider a Gaussian surface with radius r, and let ds be the
area of a small element on the Gaussian surface, let E be the electric field due to charge। और आगे ये पार्ट हमने पूरा कर दिया है। तो आई होप आप लोग को इसका डेरिवेशन समझा है, और किसी किसी बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, वो भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमें थीटा का वैल्यू यहाँ नहीं स्पेसिफाई करना है तो सॉलिड बॉडी कंसीडर करके उसका डेरिवेशन हम वैसे भी कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को गॉस थ्योरम का जो प्रूफ है वो पूरी तरह समझा है। और मैं ये ऑब्जर्व करता हूँ कि वीडियोस बहुत लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए। तो हम लोग अगले एप्लीकेशन के बारे में चलेंगे, बारे में बात करेंगे, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन, तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द गॉस लॉ। गॉस लॉ कहाँ अप्लीकेबल है, किसके लिए अप्लीकेबल है, और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं which are involved in the Gauss law। तो we can see कि Gauss law is true for only closed surface। ये मैं स्टार्टिंग से बहुत बार बोल चुका हूँ, irrespective of its shape। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लीकेबल है? इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द क्लोज्ड पाथ या क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड सरफेस। द टर्म Q on the right side of the equation refers to all the charges inside the closed surface। इसका मीनिंग ये है कि हम जो लिखते हैं ना phi is equals to Q by epsilon naught, तो ये जो Q है ये बोल रहा है कि Q on the right side of the equation refers to all the charges inside the closed surface। closed surface के अंदर ही वो पूरे चार्जेस रहेंगे, बाहर नहीं रहेंगे। that also we have to understood। The term E electric field on the left side, अच्छा मैं ये पूरा लिख दूं, phi is equals to integration over closed path of E dot ds is equals to Q by epsilon naught। अब इस पॉइंट में इस E की बात कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E on the left side is due to all charges both inside and outside of the surface, दोनों के लिए। The closed surface is called Gaussian surface, ये हम स्टार्टिंग में ही बता चुके हैं। And it cannot pass through a point charge, it can't pass through the point charge। Gauss law is based on the inverse square dependence on the distance, like Coulomb's law के लिए जैसे है कि it is inversely proportional to r square। तो वो पॉइंट्स हैं, आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, राइट। अब हम लोग एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारा? अच्छा, फर्स्ट एप्लीकेशन से पहले भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं जो एप्लीकेशन में आएगा या एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमने नाम दिया है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम तीन तरह से बता सकते हैं, तीन बॉडी का हो सकता है। अज्यूम करें एक टर्म है, और ठीक है टर्म हम बाद में डिफाइन कर लेंगे, कि ये एक थिन मेटल रॉड है, और इस मेटल रॉड को अगर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया तो इसका लेंथ सपोज L, और इसके ऊपर जो टोटल चार्ज है वो Q है, राइट। चार्ज क्या है? Q है। तो इसके ऊपर चार्ज पर यूनिट लेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट वी से? लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज, अच्छा डेफिनेशन अगर हम लिखें तो इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो लेमडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ इज L, राइट। लेमडा इज Q by L। अच्छा, यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ लेमडा क्या होगा? चार्ज का यूनिट इज कूलम,
unit of length is meter, so coulomb per meter. And this also can be written as lambda is equals to dq by dl, right? या हमें Q चाहिए, यहां से अगर हमें Q चाहिए तो इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल. मैं ये टर्म यूज करूंगा आगे. ओके हम ऐसे भी लेमडा को लिख सकते हैं फॉर स्मॉल चार्जेस एंड स्मॉल लेंथ इन डिफरेंशियल फॉर्म, राइट? नेक्स्ट एक टर्म है, आप एज्यूम करो कि ये कोई मेटल सीट है, मेटल सीट, और इस मेटल सीट का इसको हमने चार्ज कर दिया यूनिफॉर्मली, राइट? अब इस मेटल सीट का क्या होगा, मेटल सीट का होगा एरिया. क्या होगा, एरिया. तो एज्यूम कर लीजिए एरिया पूरा ए है और इस पे चार्ज जो है वो है Q. चार्ज क्या है, Q. तो यहाँ लेंथ था और चार्ज Q था, यहाँ एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ. मेटल सीट बोला है ना, स्क्वायर सीट या रेक्टेंगुलर सीट हो सकता है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ करके उसका एरिया मिल जाएगा. तो एरिया हमें चाहिए, तो चार्ज पर यूनिट एरिया टर्म आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सेकेंड टर्म इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी, एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से. कौन सा नोटेशन है, सिग्मा. तो सिग्मा इज चार्ज, अच्छा डेफिनेशन अगर चाहिए तो इट इज चार्ज पर यूनिट चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया या एरिया आई विल से सिंपली. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा विल बी चार्ज per unit area, that is Q by A. So sigma is Q by A. और अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर एरिया A लिखा है तो, अगर S लिखा है तो, या DS लिखा है तो एरिया जो भी नोटेशन रहेगा उसके हिसाब से. तो Q यहां से क्या होगा, इट विल बी सिग्मा इंटू A. और डिफरेंशियल फॉर्म में sigma will be dq by dA. You have to remember these all the terms. Unit क्या होगा, coulomb per meter square. Unit of sigma is coulomb per meter square. Anyhow, just we can write like this. तीसरा टर्म अभी क्या आ सकता है, मान लो कोई ऐसा बॉडी है जिसका वॉल्यूम हो, लाइक एक मेटेलिक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, उसको हम चार्ज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम है ना, मेटेलिक सॉलिड स्फीयर. तो चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. अगर मैं ऐसे बात करूं कि ये हमारा कोई, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि सॉलिड मेटल स्फीयर है, तो यहाँ चार्ज हर जगह रहेगा, राइट? यस. तो इसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम में होगा, इसका चार्ज सपोज Q और इसका वॉल्यूम इज V. वॉल्यूम क्या हम लोग ले रहे हैं, V. तो यहाँ जो टर्म आएगा वो आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. इट इज चार्ज पर यूनिट volume, charge per unit volume, and volume charge density is represented by rho. It is charge per unit volume. Charge is Q. Anyhow, just we can write like this way as usual. Upon volume is V. So charge rho is equals to Q upon V. So Q will be rho into V. This we will use. यूनिट वगैरह लिख सकते हैं, और डिफरेंशियल फॉर्म ये क्या होगा, रो इज इक्वल्स टू dq अपॉन dV. अंडरस्टूड? यूनिट विल बी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है तो कूलम पर मीटर क्यूब. तो ये है, because this also will be play very important role
फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ या एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के लिए, इसलिए मैं ये पार्ट आप लोगों को बता रहा हूँ एडिशनली. नाउ विल मूव ऑन द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और वो पार्ट हम लोग फटाफट कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एल्गोरिदम जो है इसका, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो हमें समझना कैसे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस. तो लाइक हम यहाँ पे पहला एप्लीकेशन है, इट इज आवर फर्स्ट एप्लीकेशन, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज. इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज मतलब इट इज सिंपली एक मेटालिक रॉड है जो चार्ज्ड है, लेंथ है ना उसमें इनफाइनाइट लॉन्ग. तो हमने ये ले लिया कि ये कोई इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है जिस पे टोटल चार्ज प्लस क्यू आप देख रहे हो, इस पे चार्ज क्यू है और इसका लेंथ इज एल. एल लेंथ है इसका, एल इज द लेंथ और चार्ज इस पे क्यू है, तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा. राइट हमने यहाँ पे लिखा है थोड़ा बहुत, कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. द गॉस सरफेस इज कंसीडर्ड टू बी. अच्छा, अब एक रॉड है जो चार्ज्ड है, तो उसके अराउंड जब हम गॉसियन सरफेस लेंगे, ये जब मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ आपको कि जो भी चार्ज बॉडी होगा उसके अराउंड हम क्या कंसीडर करेंगे, गॉसियन सरफेस. राइट तो अगर ये रॉड है तो इसके अराउंड गॉसियन सरफेस कैसा होगा, इट विल बी सिलिंड्रिकल ना. यस तो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम इसके अराउंड ले लेते हैं कि ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस. एंड ऑफ कोर्स कितने डिस्टेंस पे है ये सिलेंडर है तो हमें लेना पड़ेगा उसका रेडियस सपोज आर है और लेंथ क्या है इसका, ओवरऑल एल है. राइट अगर याद होगा आपको तो मैंने फिर से बताया था इसके बाद भी कि गॉसियन सरफेस पे हमें क्या लेना पड़ेगा, एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसका एरिया हम ds लेने वाले. तो ये हमारा एक दिस बिकम द गॉसियन सरफेस ऑन द, this is the Gaussian surface on the small element of area ds on the Gaussian surface. राइट मैं यहाँ ds2 नहीं लिखता हूँ, सिर्फ ds लिखूंगा, ds लूंगा मैं, इसको ds ले लेते हैं. राइट और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसमें बाहर की तरफ है, ये एरिया हमारा ds है. दिस आई विल से कि दिस एरिया इज एज ds. राइट यस तो होल पार्ट I hope it is clear कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने ऐसा दिखाया. और ये स्मॉल एलिमेंट ऑन द गॉसियन सरफेस जिसका एरिया क्या है, ds है. इतना पार्ट तो हमारा क्लियर होना चाहिए. तो हमें क्या क्या पहले से कंसीडर करना है, गॉस थ्योरम में जिसका भी एप्लीकेशन है बॉडी के बारे में सोचना है. जैसे यहाँ हमने सोचा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है. लॉन्ग लाइन चार्ज मतलब इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज मतलब उसका लेंथ है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ये पार्ट हो गया, उसके हिसाब से हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लेना है, उस बॉडी जो भी बॉडी है उसके अराउंड हमें गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ेगा कि वो सिलिंड्रिकल होगा, स्फेरिकल होगा या कैसा होगा. तो यहाँ इत्तेफाक से क्या मिल रहा है हमें, सिलिंड्रिकल, क्योंकि लाइन चार्ज है ना तो इसके अराउंड हमें एक सिलेंडर लेना पड़ेगा. तो एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लिया जिसका रेडियस r है और उस गॉसियन सरफेस पे हमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds ऑन द गॉसियन सरफेस. राइट तो ये हमारे क्या हैं, स्टेप्स हैं, ये हमें फॉलो करना ही करना है. एंड नेक्स्ट अब इसके बाद डायग्राम पार्ट रेडी हो गया तो हम क्या अप्लाई करेंगे, गॉस थ्योरम. और गॉस थ्योरम में क्या अप्लाई करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है. तो देख लेते हैं. तो आई होप एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ दिस डायग्राम हैज बीन क्लियर. मैं इस
गॉसियन सरफेस का एरिया ds कंसीडर कर लेता हूं, राइट, ds. सो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अच्छा यहाँ हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी लिया है कि लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो सिंस लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, सो q will be lambda into l. This I will take it as equation 1. हमने बताया था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये पार्ट हमें कंसीडर करना पड़ेगा. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वन, अब हम अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू किसके लिए, गॉस थ्योरम के लिए जाएंगे हम लोग, राइट, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम या अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ स्टेटमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. गॉस लॉ क्या है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट ds that is equals to q by epsilon naught, q by epsilon naught. ये स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. तो q by epsilon naught का टर्म क्या है, q के जगह हम रिप्लेस कर देंगे लेमडा l से, तो इट विल बी इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E dot ds is equals to, instead of q we will write lambda l by epsilon naught. This is our equation number 2 and I will write from 1. 1 से हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ q हमने क्या डाल दिया, lambda l, राइट. अब हम लोग इसके अगले पार्ट पे चलेंगे. अगले पार्ट इन सेंस, अभी तक हमने गॉस लॉ का यूज नहीं किया, अब LHS यूज करेंगे इसका, LHS. तो LHS यूज करेंगे, ओके, LHS यूज करेंगे. तो LHS में हमने क्या रखा है, फिर से वो स्टेप लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू लेमडा l बाई q बाई एप्सिलॉन नॉट था ना, तो q की जगह लेमडा ले लिया, तो लेमडा बाई एप्सिलॉन नॉट. और हमने इसको इक्वेशन नंबर कौन सा एज्यूम किया था, दैट वाज इक्वेशन नंबर 2 से, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया था. अब LHS पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं. LHS सभी केसेस में हमें यही स्टेप्स फॉलो करने हैं, एग्जैक्टली यही स्टेप हमें सभी जितने भी एप्लीकेशन होंगे, इन ऑल द एप्लीकेशन वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेप्स. सो LHS पार्ट अगर हमने लिया तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट ds, ये LHS है. तो this can be written as, what is A dot B? It is AB cos theta. So it is integration of E ds, sorry वेक्टर हट गया ना, A dot B की बात कर रहे हैं, तो E ds cos 0. cos 0 क्यों, instead of theta we are writing 0 because E and ds both are in same direction. हम यहाँ की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और स्मॉल एलिमेंट एरिया ds both are परपेंडिकुलर टू द लाइन सोर्स. तो दोनों कैसे डायरेक्शन में हुए, सेम हो गए ना, राइट. तो दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0. और आपको पता है कि cos 0 क्या होता है, cos 0 is 1, cos 0 is 1. तो यहाँ पे this part becomes 1, so I will write integration over closed path of E into ds since cos 0 becomes 1, right. अभी हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, अगर मैं वापस यहाँ पे चलूं तो इसमें हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड E is to be calculate, right, E is to be calculate. कहाँ पे, यहाँ पे इस पूरे वायर की वजह से, जो चार्ज वायर है ना उसके वजह से इस गॉसियन सरफेस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एट डिस्टेंस r नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा. r मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने जो गॉसियन सरफेस है ना वो एज्यूम किया विद द रेडियस r, राइट. तो उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दैट इज टू बी फाइंड आउट. तो अल्टीमेटली हमें फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, तो E का टर्म हम बाहर ले लेते हैं,
सो इट विल बी ई इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ ds, और ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो अब वापस हम लोग उस डायग्राम पे चलते हैं। यहां ds का, ds ये पार्ट है ना, और ये पूरा हमने किसका पार्ट लिया है, इस गॉसियन सरफेस का, जो गॉसियन सिलेंडर है उस गॉसियन सिलेंडर का छोटा सा पार्ट, छोटा सा एरिया ds है। तो पूरे सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बिकॉज ये गॉसियन सरफेस हमने सिलेंडर एज्यूम किया है, राइट। यस, यहाँ सिलेंडर है जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस is considered to be form of cylinder of radius r and length l। तो surface area of cylinder क्या होता है, it is 2 pi r l, right, 2 pi r into l, that is 2 pi r l। तो we will apply that one। यहाँ चाहिए तो रीजन में डाल दूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो गया, इट बिकम्स e into 2 pi r l। यहाँ रीजन चाहिए तो डाल दें हम लोग, सिंस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ ds इज इक्वल्स टू 2 पाई आर एल। रेफरेंस के लिए डाल देते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट। तो ये पार्ट को अभी मैं लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ ई डॉट ds that becomes equals to e into 2 pi r l। this is our equation number 3। अभी क्या करें, इस इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट कर लें, राइट। क्या करें, इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 3, एज यू विल सी इक्वेशन 2 और 3 को इक्वेट कर लें, क्योंकि दोनों के LHS पार्ट क्या है, LHS दोनों के सेम है ना, तो RHS वी कैन इक्वेट। तो now equating equation 2 and 3, so equating equation 2 and 3 क्या मिलेगा हमें, 2 and 3 को इक्वेट कर लें तो E into 2 pi RL is equals to lambda L by epsilon naught। तो कुछ टर्म्स इसमें कैंसिल हो रहे हैं, क्या कैंसिल हो रहे हैं बताइए जरा, L और L गेट कैंसिल, बाकी कुछ नहीं। हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ना, हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E का टर्म हम लोग एक साइड कर लें, बाकी के टर्म्स को एक साइड कर लें, तो हमें मिला E इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, या इसको थोड़ा सिंपल वे लिखें तो E इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम हियर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज, अगर लेमडा कांस्टेंट है चार्ज और लेंथ, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r डिस्टेंस के। तो गॉसियन सिलेंडर जो है जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होता चला जाएगा, ये इसका मीनिंग है। तो मेनली जो हमें फाइंड आउट करना था, दिस टर्म इज हियर, E इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। तो मुझे लगता है ये भी डेरिवेशन आप लोगों ने प्रॉपरली समझा है। अभी हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर चलेंगे, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन सीट। लॉन्ग प्लेन सीट है, तो अब मैं इसको कैसे समझाऊं कि लॉन्ग प्लेन सीट है। जस्ट आई विल टेक वन एग्जांपल फॉर दैट। इसको प्रैक्टिकली आप थोड़ा समझ सकते हैं कि ये थिन सीट है, सॉरी थिक सीट है, बट हम लोग जो ले रहे हैं वो थिन सीट है। तो थिन सीट की बात करें, लाइक एक नोटबुक का पेज होता है, अगर वो मेटल का है और उसको हम चार्ज कर दें तो चार्ज उसके इस साइड भी रहेगा एंड चार्ज उसके बैक साइड में भी रहेगा, राइट। तो चार्ज होगा इस साइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी,
और इस साइड भी चार्ज प्लस क्यू है, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगी, तो दोनों तरफ होगी। अब ये 3D में है और इसको 2D पे ड्रॉ करना इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा, बट अगर आप इसको समझ जाओगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू पीपल टू अंडरस्टूड इट। फिर से समझा दूं कि ये एक थिन मेटल शीट है सपोज, इसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया विद द चार्ज प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी ओरिजिनेट होगा और यहां से भी ओरिजिनेट होगा, बिकॉज चार्ज है ना प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, इट इज ऑलवेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं। तो गॉसियन सरफेस हमें इस साइड भी लेना पड़ेगा और इस साइड भी लेना पड़ेगा, दोनों साइड हमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंकिंग है, राइट। और फिर नॉर्मल जो मेथड है, जो स्टेप्स हैं, जो एल्गोरिदम हमने बताया है, वी हैव टू फॉलो दोस ऑल द एल्गोरिदम्स इन दिस पार्ट आल्सो। तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है जो आपने समझा कि ये कोई मेटल सीट है, ये मेटल सीट है। अब वही चीज जो मैं अभी समझा रहा था प्रैक्टिकली, उसी का ये थेरेटिकल पार्ट है कि 2D पे हम लोग 3D समझ रहे हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो मान लो इस पे टोटल चार्ज क्यू है और इस प्लेन सीट का जो एरिया है वो है ए, तो इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, तो इस साइड का हमने दिखा दिया इधर, इस साइड का इधर दिखा दिया। और फिर से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा, हर जगह लेना पड़ेगा। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो गॉसियन सरफेस तो हमें लेना ही पड़ेगा ना। तो यहां इस वाले सरफेस का गॉसियन सरफेस हम लोग ले लिए कि ये जो है इसका एरिया डी है, क्या एरिया डी है, राइट। डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो भी ए ही आने वाला है, क्योंकि ओवरऑल एरिया हमने क्या लिया है, ए। और इधर भी हमने गॉसियन सरफेस ले लिया इसका, और उसका पार्ट ले लिया, छोटा सा पार्ट जिसका एरिया डीएस है, और वापस से हमें पता है कि डीएस का इंटीग्रेशन, डीएस या डीए जो भी ले ले, डीए ले लें, तो डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो इट इज बेटर कि हम ए ले ले पहले, बट ए लेना ठीक नहीं है, डीए ले ले, बाद में इंटीग्रेट करके उसको ए कर लेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इस पे चार्ज प्लस क्यू है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। अब देख रहे ई, और ये जो एलिमेंट है स्मॉल एलिमेंट ऑन द गॉसियन सरफेस, ये भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, ई और डी ए, राइट। तो इनके बीच का एंगल कितना, वापस 0, और cos 0 क्या होता है 1। ये बेसिक कंसेप्ट है जो हम नंबर ऑफ टाइम्स डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अब सवाल ये है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो यहां इस साइड के लिए भी मिलेगा, इस साइड के लिए भी मिलेगा, तो दोनों साइड के लिए आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में हम दोनों को ऐड करके लिख देंगे, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हम अप्लाई करते हैं इसके प्रूफ के बारे में, बाकी डायग्राम का पार्ट हम ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, और हमने यहाँ पे भी कुछ पॉइंट ऐड कर दिया है regarding the explanation of the diagram कि consider an infinitely long plane sheet with surface charge density sigma is the surface charge density। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, so therefore sigma will be charge per unit area। हम लोग एरिया ऑफ सीट ले लेते हैं ए बी द एरिया ऑफ द सीट, राइट। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था कि ए बी द एरिया ऑफ seat and q be the total charge on it। so the Gaussian surface is considered, अच्छा यहां से q अगर हमें चाहिए तो q will be sigma into a, this is our equation 1 से, right। आगे लिखा the Gaussian surface is considered to be a form of cylinder, यहाँ जो ये वाला पार्ट लिया है cylindrical part surface से बाहर की तरफ, such that the point lies on one of its base and it will be on either side, on both side। so I will start with the Gauss theorem। so according to Gauss law, स्टेटमेंट के हिसाब से इंटीग्रेशन phi is equals to integration over closed path of E dot ds
विच इज इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये स्टेटमेंट है, तो मैं इतना ही पार्ट लेके चलता हूं। सो देयरफॉर ये फाइव इज इक्वल्स टू दिस वन इज देयर, तो लिखने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू के जगह हम क्या डाल दें, सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। दिस आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1। अभी LHS पार्ट हम स्टार्ट कर दें, LHS ऑफ दिस वन। तो LHS क्या है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ, इसको मैं वहां पे लिख देता हूं, ओके। LHS पार्ट अगर हम स्टार्ट करें तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट डी एस, राइट, इज इक्वल्स टू व्हाट इज A डॉट बी। वंस अगेन A डॉट बी क्या है, ए बी कॉस थीटा। बट यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये इस साइड वाला पार्ट 1 है, इस साइड वाला पार्ट अलग है, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं इसको लिख देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट डी एस फॉर दिस सरफेस 1 के लिए इस साइड वाला, प्लस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट डी एस फॉर द सेकेंड पार्ट इस सरफेस के लिए। तो एज वी कैन सी E तो E है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ ds या dA, जो भी हमने क्या लिया है पता नहीं, ये ds ले लेता हूं मैं ऑन आइदर साइड, ये ds हो गया और इस साइड भी ds, ठीक है, प्लस E इंटू इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑन सेकेंड साइड ऑफ ds। तो दोनों का एरिया तो क्या है, हमारा एरिया क्या है, एरिया इज integration of ds, that will be equals to A, that is the area of plane sheet। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, E डॉट डी एस क्या होगा, E ds cos थीटा, बट हमने बताया कि E इलेक्ट्रिक फील्ड और ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, राइट, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो पार्ट हम क्या करेंगे, वी विल नॉट कंसिडर दैट वन, राइट, उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज थीटा विल बी 0 एंड cos 0 इज 1। और इंटीग्रेशन ऑफ ds बिकम्स A, तो E इंटू ए प्लस E इंटू ए, तो ये मिल गया 2E इंटू ए। इट इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट ds। दिस इज आवर इक्वेशन 2 से, इसको हम इक्वेशन क्या ले लें, 2। यहां हमने देखा इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, तो अभी क्या करें, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिलेगा, सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2EA। सो जस्ट आई विल राइट हियर ओनली फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला हमें, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मैं ये लिखता हूं पहले, 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। सो 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो A एंड A गेट कैंसिल, आपको चाहिए था E, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिल गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, व्हाट वी गेट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द electric field due to an infinite long plane sheet। तो उसका फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप ये भी पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अनदर वे एज आई सेड कि मैं इसका लिंक जो है PDF का वो डिस्क्रिप्शन में और डाल के रखूंगा वीडियो के, तो दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, एंड दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत इजी होगा, बिकॉज मैंने आपको पूरा बेसिक
और अप्रोच डेरिवेशन के लिए सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो अगला डेरिवेशन जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल, तो व्हाट वी मीन टू से, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से, एक स्फेरिकल सेल, एक्चुअली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल चाहिए, ड्यू टू अ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये कोई स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, राइट, और ये चार्ज्ड है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, और इस पे चार्ज क्या है, प्लस क्यू है। मैं ये डायग्राम फिर से रब कर दूंगा, सिर्फ बता रहा हूं क्यों है। तो आपने ऑब्जर्व किया था कि हमने जब इनफाइनाइट लाइन चार्ज था तो उसके अराउंड क्या कंसीडर किया था, गॉसियन सिलेंडर लिया था। गॉसियन सरफेस क्या लिया था, एक सिलेंडर लिया था। फिर प्लेन शीट में एक सिलेंड्रिकल एरिया लिया, लेकिन अब ये स्फेरिकल है तो इसके अराउंड जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, वो तो स्फेरिकल ही होगा ना। तो हम ये जो रेड वाला सर्कल स्फीयर है ना, वो क्या हमारा गॉसियन सरफेस है। तो ये गॉसियन सरफेस एक ले लिया हमने जिसका रेडियस क्या है, आर है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस क्या है, आर है। एंड फिर हमने बताया था कि गॉसियन सरफेस पे ही हम छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, स्मॉल एलिमेंट ऑफ गॉसियन सरफेस जिसका एरिया हम क्या ले लें, डीए ले लें। तो ये छोटा स्मॉल एलिमेंट है जिसका एरिया हमने क्या ले लिया, डीए ले लिया। एंड एज यू कैन सी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से जनरेट होगा, वो पॉजिटिव चार्ज से यहां से निकलेगा और कहां तक जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एलिमेंट डीए बोथ आर नॉर्मल टू द स्फेरिकल सेल, नॉर्मल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, थीटा विल बी 0 डिग्री, एंड cos 0 क्या होता है, 1 होता है, इतना अपने को पता है, ठीक है। तो यही सेम चीजें मैंने इस डायग्राम में लिया हुआ है। अच्छा, एक हमें और चीज पता है कि लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो हियर सिग्मा क्या होगा हमारा, सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, और इस पे चार्ज क्या है, क्यू है, राइट, क्यू। हम लोग स्मॉल क्यू ले लेते हैं बिकॉज हर जगह हमने स्मॉल क्यू लिया, बाई सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब सवाल ये है कि हम कौन सा स्फीयर लें, कौन सा रेडियस लें। तो गॉसियन सरफेस नहीं लेंगे बिकॉज हमें जो दिया गया है वो दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल जिसपे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उसका रेडियस क्या लिया है, कैपिटल आर लिया है। तो यहाँ क्या आएगा, सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर आई विल से चार्ज क्या होगा, इट विल बी, चार्ज क्या होगा, इट विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस वी विल टेक इट एज इक्वेशन 1, राइट। इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इक्वेशन 1 ले लेंगे, करेक्ट। विल टेक इट एज इक्वेशन 1, ओके, सॉरी। हाँ, तो ये पार्ट हो गया हमारा इक्वेशन 1, ओके, दिस बिकम द इक्वेशन 1। अब हम इसके प्रूफ के बारे में लिखते हैं। मैं फिर से ये पार्ट अगर आप लोग बोले तो मेंशन कर सकता हूँ या दोबारा डिक्टेट कर दूं कि आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या लिखना होगा और क्या लिखोगे। कंसीडर अ स्फेरिकल सेल which is uniformly charged having total charge on the surface as Q. Consider a spherical Gaussian surface with radius small r around the spherical cell. Now consider a small element of area ds on the Gaussian surface which is at distance small r from the center,
राइट, एंड ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ई एंड डी एस कैसे हैं? दैट इज द परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस या स्फेरिकल सेल. राइट, ये तो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट हो गया. और यहाँ हमने एज्यूम कर लिया कि लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया. तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है. यहाँ से हम लोग चार्ज निकालेंगे, इट विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. अभी तो दैट बिकम्स द इक्वेशन 1. तो हम लोग गॉस थ्योरम अप्लाई कर लें. तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ के हिसाब से इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट ds is q by epsilon naught. So therefore integration over closed path of E dot ds, it will be instead of q हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर लें? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट. अब मैं यहाँ डाल देता हूँ कि दिस इज आवर इक्वेशन 2 और रीजन फ्रॉम 1. करेक्ट, ये पार्ट हो गया. अभी LHS पार्ट हम कंसीडर करें. गॉस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उसका LHS लेंगे. तो LHS क्या है? इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट ds which is equals to integration over closed path of E ds. E dot ds है तो A dot B क्या होता है? AB cos theta. तो E ds cos 0 because here theta sorry E and ds both are normal to the given spherical cell. right, दोनों कैसे हैं? नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है. तो उनके बीच का एंगल कितना हो गया? 0 हो गया. एंड cos 0 क्या होता है? 1 होता है. तो इट विल बी E इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ cos 0 becomes 1. अब हम ds का इंटीग्रेशन करेंगे. फिर से जरा ध्यान दीजिएगा, ds का इंटीग्रेशन करेंगे. ये ds है, ds ये गॉसियन सरफेस पूरा ds से मिलके बना है. तो इस ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया. लेकिन इस वाले सरफेस एरिया का जो रेडियस है दैट इज स्मॉलर. तो क्या आएगा यहाँ? स्मॉल आर स्क्वायर. तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ ds विल बी 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. सो इट विल बी E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. इट इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ E डॉट ds. दिस इज आवर इक्वेशन 2. अब क्या करें? इक्वेट कर लें दोनों को. सो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2. So now equating equation 1 and 2. 1 तो नहीं है, 2 and 3. Sorry, 2 and 3. Okay, 2 and 3 दोनों का RHS. तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये वाला RHS वाला पार्ट. एंड दूसरा कौन सा? ये. दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट. राइट, बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके, बाई एप्सिलॉन नॉट. तो यहां देखें कुछ टर्म्स कैंसिल होने वाले हमारे. कौन कैंसिल होगा किससे? 4 पाई से कैंसिल होगा, बाकी कुछ कैंसिल नहीं होगा. और अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? E चाहिए. तो ये आर स्क्वायर वाला टर्म नीचे चला जाएगा. सो वी विल गेट E इज इक्वल्स टू, E क्या मिलेगा अल्टीमेटली हमें? E मिल गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट capital R square by small r square. This become the net electric field due to a charged spherical cell. Right? I hope final derivation समझ में आया. अब दूसरे इसमें दो कंडीशंस आएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड
एट, अगर मैं इस पॉइंट को P एज्यूम कर लूं, इस पॉइंट को एट पॉइंट P क्या होगा, तो आप ध्यान ध्यान दीजिए, एट पॉइंट P की बात जब हम करेंगे तो स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R, राइट? सॉरी, पॉइंट P पे नहीं, पॉइंट P पे नहीं, हमें सपोज अगर पॉइंट P हमारा यहाँ हो गया, पॉइंट P, तो एट पॉइंट P at the surface of this one we will say small r is equals to capital R, और बहुत दूर होगा तो r will be neglected, कैपिटल R नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो मैं फिलहाल अभी पॉइंट P की बात कर रहा हूँ, तो एट पॉइंट P स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, अगर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हुआ तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? और अगर पॉइंट P यहाँ पे है, इस पॉइंट पे इनसाइड होगा तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है, यहाँ चार्ज जीरो होता है, तो अगर चार्ज जीरो हुआ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी जीरो होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो एक और कंसेप्ट याद रखिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो, राइट? तो ये भी कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा। तो मेन फार्मूला हमारा यही था, वी डिराइव द एक्सप्रेशन। अब इसमें 2-3 कंडीशंस हो सकती है, मैंने बोला कि अगर पॉइंट P दूर है या एट यहाँ पे है सरफेस पे, या यहाँ पे है, या इनसाइड द सरफेस है, तो जैसा कंडीशन रहेगा अकॉर्डिंग टू दैट वी विल राइट द कंडीशन। तो आई होप आप लोगों को ये भी पार्ट समझ में आया प्रॉपरली। तो हमने आज इस लेक्चर में गॉस लॉ और एप्लीकेशन, गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशंस और गॉस लॉ का जो स्टेटमेंट है, थियरम है, वो हमने प्रूफ किया। आई होप आप लोगों को सब कुछ प्रॉपरली समझ में आया। अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।